ओके, हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। सो अब हमारा बायोलॉजी जो ओलंपियाड रैंक बूस्टिंग क्लास हम कर रहे थे उसका हम अगला एक क्लास लेकर आए हैं। ऑलरेडी 2 क्लासेस आपके पास पहुंच चुकी है, 3rd क्लास है। ओके, सो हम अगेन वही पैटर्न अपनाएंगे। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो क्वेश्चंस ओलंपियाड लेवल के हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम एक्चुअली बाकी सारी प्रोसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन जैसे लास्ट क्लासेस में हमने किया था कि एक टॉपिक से हमने ऑलमोस्ट पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश की थी। क्लियर? यहां भी हम उसको समझने की कोशिश और उससे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अमंग द following choose the correct option which includes the organism that have holozoic mode of nutrition। अब क्वेश्चन हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को इसका आंसर आता हो या रटा हो या बहुत सारी चीजें। मैं उन लोगों के हिसाब से बात कर रहा हूं जिनको यह भी नहीं पता होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। क्लियर? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकालेंगे। क्लियर? नाउ अब एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो क्लास। क्या? ओके, सबसे पहला पॉइंट ये कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। मतलब एक छोटा सा पॉइंट अगर हम समझें कि जो हम फूड लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, दैट इज आवर न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व। ओके, पोषक तत्वों का हमारी बॉडी में आना, ओके, न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में आना और हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। इस एनर्जी से हमारी बॉडी काम करती है। कौन से काम? हम जो चल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, हम जब खेलते हैं तो हमारी मसल्स जो काम करती हैं, इन सबके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी किससे होती है? वो पूरी होती है न्यूट्रिएंट से। ओके, वो न्यूट्रिशन के थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये न्यूट्रिशन क्या हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है? क्या हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए? तो बिल्कुल, हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। हर एक ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई वर्क तो है। बिल्कुल आपके दिमाग में आ सकता है, तो सर समझिए जैसे कोई एनिमल है, कोई लायन है, समझ में आता है उसको एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि उसको भागकर शिकार करना है। कोई ह्यूमन है, उसको एनर्जी क्यों चाहिए, समझ में आता है कि उसे काम करना है। क्या प्लांट को भी एनर्जी चाहिए? क्या प्लांट को भी कोई काम का, खड़े तो रहते हैं वो यूं करके, क्या प्लांट को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है? बिल्कुल, प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है, नए फ्लावर बनाना, नई लीव्स बनाना, नए फ्रूट्स बनाना, फ्लावर में पोलन्स बनाना। ओके, आप लोगों ने कई बार देखा हो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो मूवमेंट भी करते हैं। ओके, टच मी नॉट का जो प्लांट होता है, ओके, उसको टच करते हैं तो अपना शेप चेंज कर लेता है, अपनी लीव्स को बंद कर लेता है, वो मूवमेंट ही तो है। क्लियर? तो जहां भी मूवमेंट, देखो हमको क्या है, प्लांट सीधे खड़े हुए लगते हैं तो हमको लगता है उनमें कोई मूवमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है। न्यू सेल्स बनाने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और सारे वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट। तो न्यूट्रिशन तो हर किसी को चाहिए। अब वो न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, यहां पर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे सर आपको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, मुझे वैसे ही न्यूट्रिशन मिलता है जैसे तुमको मिलता है। हम कुछ चीज़ खाते हैं, हमने आज दाल चावल सब्जी रोटी कुछ खाई है। आप में से किसी ने नॉनवेज खाया हो सकता है, किसी ने एग खाया हो सकता है, किसी ने फिश खाई हो। हम कुछ भी खाएंगे हमें एनर्जी मिलेगी, हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। तो सर हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? तो यहां समझते हैं न्यूट्रिशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर मोड्स, कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। ओके, समझने की कोशिश और आसानी से हम चीजों को क्लियर करते हैं। अब देखिए, जो न्यूट्रिशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के? पहला टाइप होता है ऑटोट्रॉफ, क्लियर? और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ। ओके, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब ऐसा न्यूट्रिशन या ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड खुद बनाता है। उसकी सेल्स में, उसकी बॉडी में खुद फूड का फॉर्मेशन होता है और उसी फूड को वो एज ए न्यूट्रिएंट यूज करता है, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और हेटेरोट्रॉफ सर, हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें एनिमल या ऑर्गेनिज्म फूड किसी और एनिमल से लेता है, किसी और ऑर्गेनिज्म से लेता है, वो खुद फूड नहीं बनाता। क्लियर? अब बिल्कुल आपके दिमाग में आ सकता है सर मतलब हमारे घर में जो
मम्मी है वो ऑटोट्रॉफ हुई, खाना खुद बनाती हैं, पापा है नहीं। खाना खुद बनाना मतलब किचन में खाना बनाना नहीं, नहीं तो तुम किचन में खाना तो हम खुद बनाते हैं, मतलब कल हमने खाना बनाया था तो कल हम ऑटोट्रॉफ है, आज हमने नहीं बनाया तो हम हेटेरोट्रॉफ है, नहीं। खाने में भी आप क्या खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, रोटी भी बनी है आटे से, आटा बना है गेहूं वीट से, और वीट जो लगा है वो वीट के प्लांट में लगा था, तो एक्चुअली आपने अपना फूड उस वीट के प्लांट से लिया है, चूंकि आपने उससे लिया है तो आप हेटेरोट्रॉफ। क्लियर? तो ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में डिफरेंस एक प्रॉपर लेवल पर क्लियर रखो। पहली बात तो क्लियर कि ऐसे एनिमल जो अपना फूड खुद बनाते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ, जो किसी और से फूड लेते हैं दे आर हेटेरोट्रॉफ। नाउ अब जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनकी बात करते हैं। सर अपना फूड खुद बनाते हैं कैसे? तो आप लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में सुना है, मैक्सिमम प्लांट्स आपने सुना है ग्रीन कलर के होते हैं। क्लियर? और वो प्लांट्स क्या करते हैं, मैक्सिमम प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं, और वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड खुद बनाते हैं। मतलब सर वो लाइट को यूज करके अपना फूड खुद बना रहे हैं, इसका मतलब वो ऑटोट्रॉफ है। बिल्कुल। तो ऑटोट्रॉफ भी दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जो लाइट को यूज करके अपना फूड खुद बना रहे हैं, तो क्या नाम दे सकते हैं इनको? देखो लाइट को कहा जाता है फोटो। क्लियर? लाइट को कहा जाता है फोटो, और ट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ को जोड़ो तो फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक समझ में आया? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना रहे हैं दे आर फोटोट्रॉफ। इसमें एग्जांपल आते हैं मैक्सिमम प्लांट्स, वो सारे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो सारे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल होता है दे आर ऑटोट्रॉफ। तो सर ऐसा भी कोई प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो आप लोगों ने कभी अमर बेल के बारे में सुना होगा, ग्रीन कलर की पैरासिटिक बेल होती है, वो बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर चढ़ जाती है, वो ऑटोट्रॉफ नहीं होती क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लियर? अच्छा सर समझ में आ गया, मतलब ऑटोट्रॉफ मतलब जो खाना खुद बनाते हैं, और जो खाना खुद बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वो होते हैं फोटोट्रॉफ। समझ में आ गया। तो सर खाना बनाने के लिए जो सनलाइट की प्रोसेस है वो एक्चुअली ऐसी कुछ होगी कि CO2 प्लस H2O, और इनकी प्रेजेंस में बनता है शुगर का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इसके लिए लगती है लाइट। क्लियर? और क्लोरोफिल। बिल्कुल। तो सर ये प्रोसेस तो फोटोसिंथेसिस है, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस अगेन ब्रेक करो, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कुछ बनना, तो लाइट की प्रेजेंस में कुछ बनना दैट्स फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो ऐसे एनिमल जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं दे आर फोटोट्रॉफिक। ओके, उनका जो न्यूट्रिशन है वो फोटोट्रॉफिक लेवल का है। क्लियर? ओके सर, मतलब फूड खुद बनाए और लाइट की प्रेजेंस में बनाए। ओके, तो ये हो गया पहला टाइप। सर सेकंड टाइप, क्या लाइट के अलावा भी किसी और सब्सटेंस या मिनरल्स के थ्रू, क्या किसी और एनर्जी के थ्रू फूड खुद बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। यहां पर नाम आता है कुछ केमिकल्स का। कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगस ऐसे होते हैं बच्चों जो कुछ केमिकल को यूज करके अपना फूड खुद बनाते हैं, मतलब दे आर ऑटोट्रॉफिक बट दे आर नॉट फोटोट्रॉफिक। मतलब अपना खाना खुद बना रहे हैं लेकिन लाइट की प्रेजेंस में नहीं, केमिकल की प्रेजेंस में। मतलब सर वो जैसे सनलाइट को यूज करके कोई प्लांट अपना फूड बनाता है, ये केमिकल को यूज करके बना सकते हैं, बिल्कुल अपना फूड खुद बना लेते हैं। अब चूंकि फूड खुद बना रहे हैं, न्यूट्रिशन का मोड खुद का है, स्वयं के लेवल पर है, इसलिए हम ऑटोट्रॉफ भी कह रहे हैं। क्लियर? तो लाइट को प्रेजेंस करे, लाइट को यूज करे तो फोटोट्रॉफिक के लेवल पर आ गया। केमिकल को करे तो सिंपल सा नाम दे सकते हैं, क्या? कीमोट्रॉफ्स। कीमोट्रॉफ्स कह सकते हैं, जैसे फोटोट्रॉफ वैसे कीमो वर्ड आया केमिकल से। या एक और नाम आता है कीमोलिथोट्रॉफ। कीमोलिथोट्रॉफ ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो केमिकल को यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, जो केमिकल को यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। एग्जाम्पल याद करो, लास्ट रैंक बूस्टिंग क्लास में मैंने आपको समझाया था एक
नाइट्रोजन साइकिल का एक सिस्टम समझाया था, जिसमें मैंने आपको कुछ बैक्टीरिया के बारे में बताया था, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, हालांकि वो नहीं बताया था पर एक एग्जांपल, नाइट्रोसोमोनास। ये सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अमोनिया से या नाइट्रोजन के कंपाउंड से अपना फूड बना लेते हैं, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड से अपना फूड बना लेते हैं। समझ में आया? तो न्यूट्रिशन के मोड में एक टाइप हुआ ऑटोट्रॉफ। ओके, हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। बोर्ड पर देखिए, जो न्यूट्रिशन है वो दो टाइप का हुआ। ओके, पहला ऑटोट्रॉफ और दूसरा हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला फोटोसिंथेसिस वाले और दूसरे कीमोसिंथेसिस वाले। क्लियर? न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ के लेवल पर, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। अब हेटेरोट्रॉफ की बात करें, ओके, मतलब ऐसे एनिमल। तो फोटोट्रॉफ और कीमोट्रॉफ आपको क्लियर हुआ बच्चों? सिंपल सी बात, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड लाइट की प्रेजेंस में बना रहे हैं फोटोट्रॉफ, और जो केमिकल की प्रेजेंस में बना रहे हैं कीमोट्रॉफ, और दोनों चूंकि फूड खुद बना रहे हैं इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉफ में रखेंगे। अब बात करते हैं हम कीमोट्रॉफ, अब बात करते हैं हम हेटेरोट्रॉफ की। क्लियर? अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ की। तो नाउ हेटेरोट्रॉफ को डिस्कस करते हैं। बोर्ड पर देखिए, अब जो हेटेरोट्रॉफ है भैया, उनको भी खाना चाहिए, उनको फूड चाहिए। क्लियर? और उनको फूड किसी और से मिलेगा। तो हेटेरोट्रॉफ के साथ दो तीन चीजें होती हैं। या तो ऐसा होता है कि वो फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से सीधा ले लेते हैं, उसे तोड़ा, उसे पकड़ा और खाया, वो वेज हो नॉन वेज हो कुछ भी। क्लियर? ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस एनिमल को मर जाए वो, फिर उसको खाएं। भाई फूड तो लेना है, भले उसके मरने के बाद खाएं उसे। तो इस हिसाब से देखें तो हमको हेटेरोट्रॉफ 4 लेवल के दिखते हैं। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बोर्ड पर देखिए, तो हेटेरोट्रॉफ 4 लेवल के। पहला हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? उसे बोलते हैं होलोजोइक। यही हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली। होलोजोइक। होलोजोइक एक्चुअली जो वर्ड है ये होल और एनिमल से बना है। होलो मतलब होल और एनिमल, पूरे एनिमल को कंज्यूम कर जाना, होलोजोइक। कोई एक एनिमल है, उस एनिमल को हमने तोड़ा। अब वो एनिमल कोई ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हो या एनिमल के लेवल पर कह सकते हो, उसे खाया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया और काम खत्म। ये होता है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमंस में देखने को मिलता है। हम होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन डाइजेशन ही करते हैं, हम होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन वाला मोड ही होता है हमारा होलोजोइक। क्लियर? ओके, अब होलोजोइक के बाद पहले आप एक काम करते हैं, हम चारों मोड देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगले लेवल पर आएंगे। होलोजोइक के बाद सेकंड होता है सेप्रोबायोटिक या फिर सेप्रोफाइटिक। सेप्रोबायोटिक या सेप्रोफाइटिक। ओके, क्या होता है ये? सेप्रोबायोटिक या सेप्रोफाइटिक ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई और फिर उसे कुछ फंगस, कुछ बैक्टीरिया डीकंपोज करते हैं, उसे डीकंपोज करते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार कहीं हम जंगलों में जाते हैं, कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पर कोई एनिमल की डेथ हो गई है तो उसकी बॉडी डीकंपोज होने लगती है। घर में कोई चूहा मर गया है या फिर आपने रोड पर देखा होगा कहीं कोई डॉग की डेथ हो जाती है या कोई कैट वैट कहीं पड़ी हुई है और उसका प्रॉपर फ्यूनरल नहीं हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बॉडी डिके होने लगी, डीकंपोज होने लगेगी और उसमें से बदबू आने लगेगी। वो बदबू इस सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के कारण ही होती है। वो बैक्टीरिया, वो फंगस उस डेड डिकेड कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को से अपना फूड बनाते हैं। होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक में क्या है? होलोजोइक में एनिमल को कंज्यूम, ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर लिया गया, कंज्यूम करा, खा गए और न्यूट्रिशन हो गया। सेप्रोफिटिक में ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे
बैक्टीरिया, बहुत सारे फंगस इसमें आ जाते हैं जो डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। एक्चुअली इनको कहा जाता है कचरा साफ करने वाले, अगर हम सही मायने में देखें तो, क्योंकि अगर डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन ना हो तो आप सोचकर देखो जितने एनिमल इस दुनिया में मरते हैं और बहुत से एनिमल्स को फ्यूनरल्स नहीं मिलता। भाई जो ह्यूमन है वहाँ तो फ्यूनरल की चीज़ हो जाती है कि ज़मीन में दफना दिया जाता है या आग में जला दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू रिलीजन जो भी चीज़ होती है। लेकिन बाकी एनिमल जो जंगलों में मर रहे हैं उनको डिकम्पोज करने का काम तो इन सेप्रोफिटिक एनिमल्स का ही है, जो है ना सेप्रोफाइट के लेवल पर वर्क करते हैं। तो होलोजोइक हुआ, दूसरा सेप्रोफिटिक हुआ, तीसरा होता है पैरासिटिक। पैरासिटिक इसमें क्या होता है, इसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लिया जाता है, पर उस ऑर्गेनिज्म को जिंदा भी रखा जाता है और उस ऑर्गेनिज्म से फूड लिया भी जाता है। ये होता है पैरासाइट। अब सबने पैरासाइट वर्ड तो सुना ही है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में कुछ पैरासाइट्स रहते हैं, टीनिया सोलियम, ओके, आपने सुना होगा, या आपने सुना होगा टेप वॉर्म के बारे में सुना होगा, कई बार सुना पेट में कीड़े हैं तुम्हारे, इस टाइप से कुछ वर्ड सुने होंगे। ये पैरासिटिक होता है। वो क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में जाकर चिपक जाते हैं। हम जो भी खाना खा रहे हैं, हम जो भी उसका डाइजेशन कर रहे हैं और जो भी मिनरल्स हमें चाहिए एब्जॉर्ब हम करना चाहते हैं, पर वो मिल उसको रहा है। उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है, भाई हमें 100 ग्राम चाहिए तो 20 ग्राम वो ले गया। तो हमारा खाना ये है कि भाई हम खाना खाते जा रहे हैं पर हमको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, और उसका फायदा ये है कि भाई वो कुछ भी नहीं कर रहा और उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। ये होता है पैरासिटिक मोड। क्लियर। और चौथे नंबर पर आता है बच्चों सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एक दूसरे को बेनिफिट देकर फूड अरेंज करना न्यूट्रिशन के लेवल पर, ये सिम्बायोटिक चीजें होती है कई बार। जैसे लाइकेन्स में होता है एल्गी और फंगस, लाइकेन्स में होता है। तो या तो अपना फूड देखो, या तो अपना फूड खुद बनाओ तो हुए ऑटोट्रॉफ। अब फूड खुद बनाओ लाइट की प्रेजेंस में तो फोटोट्रॉफ, केमिकल की प्रेजेंस में तो कीमोट्रॉफ। क्लियर। अब फूड खुद नहीं बना रहे, अब किसी और से ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो आप खुद पूरा एनिमल खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। हमने गेहूं लगाया, उसका सीड निकाला, उस सीड को पीसा, उससे आटा बनाया, रोटी खाई, तो ये हुआ होलोजोइक। क्लियर। दूसरा, एनिमल की डेथ हो चुकी है और उस डेड एनिमल के ऑर्गेनिक मैटर से फूड लिया, ये हो गया सेप्रोफिटिक। क्लियर। दूसरे एनिमल से फूड लिया, उसे मारा भी नहीं पर उसे फूड लिया, ये हो गया पैरासिटिक। और तीसरा तरीका क्या, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब कुछ ये हेल्प कर रहा है, कुछ ये हेल्प कर रहा है, एक इसको शेल्टर दे रहा है, एक उसको फूड दे रहा है। तो फूड, हमने फूड देने के लिए उसको दूसरा कुछ चीज प्रोवाइड करा दी। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपने बहुत सारे सुनेंगे कि आपका एक दोस्त है, वो उसकी केमिस्ट्री अच्छी है, आपकी फिजिक्स अच्छी है, तो आप उसको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही होता है ना। इसको न्यूट्रिशन के मोड में समझ लो, सिंपल। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्लियर। अपने क्वेश्चन को देखते हैं और फिर हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। क्लियर। जो हमने पढ़ा क्या पूछ रहे हैं, अमंग द फॉलोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन इंक्लूड्स द ऑर्गेनिज्म दैट हैव होलोजोइक मोड ऑफ। अब होलोजोइक की बात की जा रही है, तो पैरासाइट तो इसका एग्जाम्पल नहीं होगा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम भी इसका एग्जाम्पल नहीं है। अमीबा वो काम करता है, आप सबने पता है कि अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो उसका मेम्ब्रेन होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है और वो फूड को इनगल्फ करने का काम करता है। धीरे धीरे उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, धीरे धीरे उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से एक राउंड स्ट्रक्चर, है ना, फूड के अराउंड बना लेती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती है और थोड़े टाइम बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस स्ट्रक्चर को इस तरीके से कर लेती है और वो फूड इनगल्फ अंदर आ जाता है। इसे आप एंडोसाइटोसिस भी कह सकते हो, इसे आप एंडोसाइटोसिस के लेवल पर भी कह सकते हो। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आंसर क्या आया, आंसर आया अमीबा, आंसर आया अमीबा। क्लियर। नाउ इसमें अगर ह्यूमन ऑप्शन में होता तो हम वो भी दे सकते थे। तो अमीबा जो होता है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का काम करता है। अब क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। क्लियर। बोर्ड पर देखिए, इन विच ऑफ
in which mode of nutrition an organism derives its food from body of another living organism without killing it. विदाउट किलिंग इट, उसको मारे बिना उससे फूड लेने वाला काम। तो भैया सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें तो मारा जाता है भाई, उसमें तो एनिमल मर जाता है, उसके बाद उसको है ना डिकम्पोज करना हुआ। ऑटोट्रॉफिक भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक में किसी एनिमल से तो लिया ही नहीं जाता, खुद बनाया जाता है फूड। वेरी गुड। होलोजोइक भी नहीं हो सकता। अभी हमने होलोजोइक सॉल्व किया कि फूड जो होता है वो एक एनिमल से लिया जाता है पूरा, उसको मारकर, ऑब्वियस ही बात है। हां, ये आंसर हो सकता है पैरासाइट। हमने पैरासाइट का एग्जांपल भी यही पढ़ा था ना, कि वो जो टेप वॉर्म होता है, जो टीनिया सोलियम होता है, हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, वो हमें मारे बिना हमसे न्यूट्रिशन लेता रहता है। पॉइंट समझ में आया? और क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आंसर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। डन वाला पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ अब आपको क्या करना है बच्चों? अब आपको सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, ऑटोट्रॉफिक, इन सब के एग्जाम्पल मुझे सेंड करने हैं। जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे, आप एग्जाम्पल, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, ये एग्जाम्पल आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए वो एग्जाम्पल। आपका कोई डाउट है तो आप वो डाउट भी मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला पॉइंट एंड होता है। क्लियर? और हमने एक उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किया, जो हमारा आंसर प्रॉपर लेवल पर निकला। क्लियर? चलिए अब हम एक चीज और समझते हैं इसी के थ्रू। क्या? कि सर ये होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारे लेवल पर होता है, तो सर ये कैसे होता है? मतलब फूड हमने बस खाया नहीं, इसकी एक्चुअली इसमें एक पूरी प्रॉपर प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या होती है सर? प्रोसेस ये होती है बच्चों कि हम जो भी खाना खाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम जो भी फूड खाते हैं वो फूड हमारे पास लार्ज कंपाउंड में आता है। लार्ज कंपाउंड मतलब सर, मतलब वो केमिकल कंपाउंड जो बड़े मॉलिक्यूल्स के लेवल पर बना होता है। जैसे प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, उसको जब हम ब्रेक करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल में तो बनता है अमीनो एसिड। क्लियर? हमें एक्चुअली अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, हमें प्रोटीन नहीं चाहिए होते, हमें प्रोटीन को ब्रेक करके अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं लिपिड्स या फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनसे हमको चाहिए होता है स्मॉल मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल के लेवल पर। लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों क्या? पॉलीसैकेराइड। आप सबने पॉलीसैकेराइड्स के बारे में सुना है ना? स्टार्च, सेल्यूलोज, आपने पॉलीसैकेराइड सुना है। तो पॉलीसैकेराइड मतलब बड़ी शुगर मॉलिक्यूल, और ये हमको चाहिए होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स के लेवल पर, जो होता है ग्लूकोज। क्लियर? तो एक्चुअली हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसका मेन पर्पस यही है कि हमें ये स्मॉल मॉलिक्यूल मिल जाए, क्योंकि इन्हीं को एब्जॉर्ब करके हम सेल्स तक पहुंचाएंगे और सेल अपना काम करेगी। क्लियर? तो सर इसका मतलब होलोजोइक, सबको यही चाहिए होते हैं होलोजोइक मोड। अरे होलोजोइक नहीं, सभी के लेवल पर बात करें। प्लांट को भी अगर फूड चाहिए तो कैसे प्लांट? सर वो तो ऑटोट्रॉफ है, फूड खुद बना रहा है। तो फूड में खुद में क्या बनाता है? वो भी फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज ही बनाता है ना, और फिर उस ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी लेता है। तो इसका मतलब एनर्जी अगर चाहिए तो ये फूड तो चाहिए। तो अब सुनो क्लास, ध्यान से सुनना। जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस में आते हैं, तो 5 प्रोसेस यहां पर काम करती है। क्लियर? हम डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के चैप्टर से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहली प्रोसेस होती है इंजेशन, या जिसे कहा जाता है टेकिंग फूड लेना, यह होता है इंजेक्शन। खाना आपने खाया, अगर अमीबा के लेवल पे बात करूं तो पहला टेकिंग फूड, ओके, फूड को अंदर लेना। अब हम जो नॉर्मल खाना खा रहे हैं दैट इज टेकिंग फूड। कई अब अमीबा है तो अमीबा तो अपनी सेल के अंदर ले रहा है। सेल के अंदर लेना, इसको एक और नाम दिया जाता है क्या? फैगोसाइटोसिस। उसे फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। कोई सॉलिड, कोई लिक्विड, उसको कोई सॉलिड सब्सटेंस को अंदर लेना। तो ये पहली प्रोसेस होती है। हम सब जब न्यूट्रिशन करते हैं तो हमारा पहला प्रोसेस होता है इंजेशन। इंजेशन के बाद दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन। ये दूसरा प्रोसेस होता है।
डाइजेशन। डाइजेशन मतलब जो भी हमने फूड लिया है उसका फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन, केमिकल ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स की प्रेजेंस में। पहले खाना लिया, इंजेशन, फिर उसको ब्रेक किया, फिजिकल और केमिकल उसका ब्रेकडाउन, जैसे सलाइवा, माउथ से च्यूइंग करके उसको सलाइवा से मिक्स किया, वहां डाइजेशन होता है। अभी मैं एंजाइम्स के बारे में आप सबने पढ़ा है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, है ना, या फिर लाइपेज आपने सुना है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। अभी आगे एक क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये होता है डाइजेशन, क्लियर। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेशन का काम करते हैं। इसमें स्टमक वाला पेप्सिन हार्मोन ऐसे वर्क करते हैं। नाउ तीसरे लेवल पर डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद अब जो फूड था वो ब्रेक हो चुका है, केमिकली और फिजिकली उसका ब्रेकडाउन हो चुका है। अब चूंकि ब्रेकडाउन हो गया है तो नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। अब जो स्मॉल मॉलिक्यूल आपको मिल गए हैं, ये अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, अब इनका एब्जॉर्प्शन कराइए। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर होता है, ये आपको पता है। तो तीसरी प्रोसेस क्या हुई? एब्जॉर्प्शन, क्लियर। फिर चौथी प्रोसेस पर आते हैं, इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आती है अगली प्रोसेस एसिमिलेशन। अब सर ये एसिमिलेशन क्या होता है? ओके, नाउ एसिमिलेशन का मतलब होता है कि अब आपने जो न्यूट्रिएंट खाए हैं, जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं इस फूड के थ्रू, उस न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करो, उसका यूटिलाइजेशन तो करो। भैया कैल्शियम की कोई चीज है तो बोन्स तक पहुंचा दो, क्लियर। फॉस्फोरस, सल्फर की कोई चीज है, फॉस्फोरस की चीज है, डीएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। आपको पता है डीएनए में फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है डीएनए के स्ट्रक्चर में। तो ये उनका यूटिलाइजेशन, एसिमिलेशन। और पांचवें नंबर पर प्रोसेस होती है इजेशन, या जैसे आप कह सकते हो डेफिकेटिंग। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट अब काम का नहीं है, जो यूटिलाइज नहीं हो सकता, या यूटिलाइज होने के बाद कोई बाय प्रोडक्ट बना, उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो पहली प्रोसेस इंजेशन, अंदर लेना, फिर उसको ब्रेक डाउन करना, डाइजेशन, फिर उसे एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन, फिर उसको यूटिलाइज करना, एसिमिलेशन, और फिर उसे बॉडी से बाहर निकाल देना, दैट्स इजेशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये 5 स्टेप्स होती हैं। पॉइंट समझ में आया? और इन पांचों स्टेप में होता क्या है? एक्चुअली यही होता है कि हम जो भी बड़े मॉलिक्यूल, लार्ज कंपाउंड खाते हैं, वो लार्ज कंपाउंड्स को स्मॉल कंपाउंड में ब्रेक करके उन्हें एक्चुअली एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करके सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है, जहां होता है उनका एसिमिलेशन, जहां उनको यूटिलाइज किया जाता है। अमीनो एसिड का यूज करेंगे नए प्रोटीन बनाने में, फैटी एसिड का यूज किया जाएगा, ग्लूकोज का यूज किया जाएगा एनर्जी के लेवल पर, क्लियर। इसका मतलब सर डाइजेशन की प्रोसेस क्या बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने की है? बिल्कुल। कई बार हम ये करते हैं कि जो बड़ा मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, उस बड़े मॉलिक्यूल को हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। कई बार हम ये काम करते हैं, हालांकि ऐसा करने के लिए हमको एनर्जी लगती है, ऐसा करने के लिए एनर्जी लगती है, और कई बार जरूरत पड़ने पर हम इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल भी बना लेते हैं। इसका मतलब सर कि हम जो डाइजेशन कर रहे हैं उसमें बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक किया जाता है, बिल्कुल। तो सर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें तो छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है। मैंने कहा मतलब सर बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल बनाना, छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, ये हमारी बॉडी में भी होता है। हम तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, हाँ हमारी बॉडी में भी होता है। कई बार हम प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाते हैं। सपोज ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है लार्ज, इसको हमने ब्रेक करके छोटे छोटे अमीनो एसिड में ब्रेक कर लिया। तो कई बार हम छोटे छोटे अमीनो एसिड को जोड़कर लार्ज प्रोटीन भी बना लेते हैं। हमारे पास दोनों प्रोसेस होती है, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना और स्मॉल मॉलिक्यूल को लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। ये दोनों प्रोसेस होती है हमारे पास। ओके, तो सर क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है? बिल्कुल। जब हम किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। भाई जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, क्लियर।
उसी एनर्जी से तो काम कर रहे हैं भाई। हमने जो खाना खाया वो खाना जाकर ब्रेक हुआ तो एनर्जी मिली तब तो हम काम कर रहे हैं। और जब हम बड़ा मॉलिक्यूल बनाकर स्टोर करेंगे तो एनर्जी लगेगी। क्लियर? हां सर, ये तो बिल्कुल बात सही है, हमने ऐसी चीजें पढ़ी है। सिंपल सा वर्ड है बच्चों, याद रखना। जनरली क्या हम कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनो। जब भी लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करके छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा, उस प्रोसेस को कहा जाएगा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, और छोटे मॉलिक्यूल को लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना इज एनाबॉलिज्म। लार्ज को छोटे छोटे में कैटाबॉलिज्म, छोटे छोटों को लार्ज में एनाबॉलिज्म। और जब ये प्रोसेस दोनों प्रॉपर लेवल पर चले, क्लियर, कि हम कोई चीज बना रहे हैं, कुछ चीजों को ब्रेक कर रहे हैं, दोनों को मिला दो, तब वर्ड बनता है मेटाबॉलिज्म। ये होती है, बोलते ना इसका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है। मेटाबॉलिज्म खराब हो गया मतलब कुछ बड़े मॉलिक्यूल टूट नहीं रहे होंगे और कुछ छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बन नहीं रहा होगा। मेटाबॉलिज्म खराब हो गया। मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, दोनों प्रोसेस को मिलाकर है वो। समझ में आया? तो एक्चुअली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे हमारा क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। अब याद रहेगा कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछा था कि सर ये प्रोसेस समझा दीजिए, तो मैंने उस प्रोसेस का यहीं पर एग्जांपल लेकर समझा दिया। क्लियर? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं और उस क्वेश्चन से चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सर आपने ये तो समझा दिया बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है, सर कोई एक एग्जांपल। आपने कहा सर एंजाइम यूज होते हैं इसमें, बिल्कुल होते हैं डाइजेशन में एंजाइम। सर कोई क्वेश्चन डाइजेशन एंजाइम वाला, तो हम थोड़ा सा उसको, ये है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय। अब ये जो एंजाइम सर आए, ये एंजाइम क्या वही एंजाइम है जो ब्रेक करने काम कर रहे हैं? ओके, क्योंकि सर ये जो सारे ऑर्गन्स हम देख रहे हैं, स्टमक, पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, ये सारे ऑर्गन हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए लग रहे हैं। तो क्या सर ये वही एंजाइम्स के लेवल पर चीजें हैं? बिल्कुल बच्चों, ये वही एंजाइम्स के लेवल पर चीजें हैं, वही एंजाइम्स के लेवल पर चीजें हैं जो एक्चुअली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती है, जो एक्चुअली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करती है। ओके, तो सर हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कितने टाइप के, क्या सर कुछ आइडिया हम समझ पाएंगे? बिल्कुल, बोर्ड पर देखो, बहुत आसानी समझ सकते हैं। देखो, हमने जो भी फूड लिया है उस फूड में तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जो लार्जर मॉलिक्यूल के लेवल पर उनको हमको ब्रेक करना है। कौन सी? पहली है बच्चों कार्बोहाइड्रेट, बड़े कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर? दूसरे लार्जर मॉलिक्यूल्स आते हैं प्रोटीन्स, और तीसरे लार्जर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं फैट। कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और फैट, इन तीनों के लार्ज मॉलिक्यूल को हमको ब्रेक करके स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज वाले मॉलिक्यूल को, जो शुगर वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं, उन एंजाइम्स को कहा जाता है अमाइलेज। वो अमाइलेज कैटेगरी के एंजाइम्स होते हैं। जो प्रोटीन को ब्रेक करते हैं उन एंजाइम्स को कैटेगरी दी जाती है प्रोटीएज, और वो एंजाइम्स जो फैट या लिपिड के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं उनको कैटेगरी दी जाती है लाइपेज। तो हमारे पास तीन टाइप के एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज। अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीएज जो प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, और लाइपेज जो फैटी, जो एसिड्स की चीजें होती है, जो फैट के मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, उनको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। फैट या ऑयल की जो चीजें हम खाते हैं। क्लियर? अब इनमें कुछ एंजाइम्स हमारे पास होते हैं, जैसे इसमें सबसे बड़े एंजाइम हमारे पास जो हैं कौन कौन से, वो ये दो एंजाइम्स हैं, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन है, ये पेप्सिन एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम, ये दोनों प्रोटीएज नेचर के हैं। प्रोटीएज नेचर के हैं मतलब
मतलब ये दोनों प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीज मतलब प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। कैसे? ये दोनों क्या करते हैं, जो प्रोटीन प्रोडक्ट हमने खाया है, तो पेप्सिन क्या करता है, उस प्रोटीन प्रोडक्ट को ब्रेक करके लार्ज पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। और जो पेप्टाइड्स हैं वो फिर कन्वर्ट्स होते हैं अमीनो एसिड में। अब भाई बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, ये है बड़ा मॉलिक्यूल, ये उससे छोटा मॉलिक्यूल, और ये और छोटा मॉलिक्यूल। क्लियर? इसको यहां कन्वर्ट करना है। इसके लिए जो प्रोटीन्स जो एंजाइम्स लगते हैं, एक एंजाइम है पेप्सिन और दूसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन। क्लियर? तो पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर रहा है, और ट्रिप्सिन पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। इन दी एंड तो हमें अमीनो एसिड ही चाहिए। समझ में आया? तो ये जो पेप्सिन है ये स्टमक में होता है, और जो ट्रिप्सिन है ये पैंक्रियास से सिक्रीट होता है। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? ए। लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू हमें दो एंजाइम्स के बारे में पता चल गया, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ये दोनों प्रोटीएज नेचर के हैं। प्रोटीएज नेचर मतलब हमारे पास 3 नेचर के एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से? फिर से रिकॉल करते हैं। एक अमाइलेज कैटेगरी जो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करने वाले, प्रोटीएज कैटेगरी जो प्रोटीन को ब्रेक करने वाले, और लाइपेज कैटेगरी जो फैट को ब्रेक करने वाले। तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन किस नेचर के हो गए? ट्रिप्सिन और पेप्सिन हो गए प्रोटीएज नेचर के। सर कोई एग्जाम्पल अमाइलेज के लेवल पर, कोई और एग्जाम्पल? बिल्कुल, एक तो अमाइलेज खुद, फिर इसमें जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, पेप्सिन हुआ, लाइपेज क्या करते हैं, जो लाइपेज एंजाइम है ये भी पैंक्रियास से रिलीज होते हैं, और ये लिपिड्स को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड के लेवल पर। क्लियर? फिर हमारे पास एक एंजाइम होता है डाइसैकेराइडेज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये छोटी शुगर मॉलिक्यूल को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एक एंजाइम के लेवल पर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। ये पॉइंट मैंने क्यों समझाया? क्योंकि होलोजोइक से ही जुड़ा हुआ ये पॉइंट आया था। होलोजोइक में जो मैंने 5 प्रोसेस आपको बताई थी, इसमें ये जो प्रोसेस थी डाइजेशन में कहा था फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन। समझ में आया? ये ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये एंजाइम्स ही हैं ट्रिप्सिन और पेप्सिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, माल्टेज। ओके, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर वर्क करते हैं। हमारा जब डाइजेस्टिव सिस्टम हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम अपने आप इन क्वेश्चन को फिर से रिकॉल कर लेंगे, फिर एक बार और रिकॉल कर लेंगे। क्लियर? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन हम इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन को अगर कोई सॉल्व कर सके तो। क्लियर? क्या क्वेश्चन है? देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन माउथ कैविटी will be affected if salivary amylase is lacking in saliva। अगर सलाइवा में अमाइलेज कम हो, लैकिंग मतलब कम होता है, कम हो, तो क्या चीज इफेक्ट होगी? क्लियर? अब अमाइलेज में आपको बता चुका हूं कौन होते हैं, जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्लियर? ऑप्शन देखो, बहुत ईजी है। क्या एक भी ऑप्शन ऐसा देख लो जो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा है? पहला ऑप्शन स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये इफेक्ट होगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, शुगर भी। सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, ये इफेक्ट होगा? नहीं। प्रोटीन का अमाइलेज से क्या लेना देना? प्रोटीन तो प्रोटीएज के लेवल पर है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन इफेक्ट होगा? नहीं। विटामिन के एब्जॉर्प्शन का अमाइलेज से क्या लेना देना? भाई वो तो कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहा है। फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड, भाई ये भी नहीं, इसके लिए तो लाइपेज है। सिंपल सा आंसर ए। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, ये इफेक्ट होगा अगर सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज कम है तो। पॉइंट समझ में आया? एक क्वेश्चन, उस एक क्वेश्चन के कंसेप्ट से हम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोग एंजाइम से जुड़े हुए बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपसे आसानी से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर? चलिए और कोई क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ? इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ पर्सन फीड्स ऑन राइस एंड वेजिटेबल
मेड ऑफ पोटैटो ओनली, ही इज लाइक टू सफर डेफिशिएंसी ऑफ। बहुत आसान क्वेश्चन। चूंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, जो स्टार्च होता है, जो ये सब क्या होते हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट। तो अगर कोई पर्सन राइस और वेजिटेबल के ही फूड पर है तो उसको किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है भैया? कार्बोहाइड्रेट विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं होगी। क्लियर? प्रोटीन की डेफिशिएंसी बिल्कुल हो सकती है, आंसर बी हो सकता है। सी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, भैया कार्बोहाइड्रेट की तो नहीं होगी, तो कार्बोहाइड्रेट तो हटा ही दो। प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन एंड फैट, यस, प्रोटीन एंड फैट की डेफिशिएंसी उसको हो सकती है। आंसर बी भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर क्या जाएगा? आंसर डी, प्रोटीन्स एंड फैट्स। पॉइंट क्लियर? फंडा क्लियर? तो इस तरीके से जब आप न्यूट्रिशन वाला चैप्टर आपने पढ़ा तो आपने लिंक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एक अलग क्वेश्चन है, हमारे पुराने चैप्टर से पूरा अलग। वैसलीन वॉज अप्लाइड टू बोथ सरफेस ऑफ लीफ ऑफ अ प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड बी इफेक्टेड? इनमें से कौन सी प्रोसेस इफेक्टेड होगी? अब क्वेश्चन ये है कि सर वैसलीन लगाने से प्लांट में ऐसा क्या फर्क पड़ेगा, पहले ये समझते हैं। तो आपको पता है कि जो लीफ होती है, मुझे आई थिंक ग्रीन कलर से बनानी चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, जो लीफ होती है, बोर्ड पर देखो, क्लियर? तो लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्लियर? इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। आप सबने सुना है स्टोमेटा। मतलब अगर किसी रीजन से ये स्टोमेटा बंद हो जाएं, अगर किसी रीजन से ये स्टोमेटा बंद हो जाएं, तो स्टोमेटा से होने वाली सारी प्रोसेस इफेक्टेड होंगी, बिल्कुल होंगी। और वैसलीन अगर आपने लगाया इसके ऊपर, अगर आपने वैसलीन लगाया इसके ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। तो स्टोमेटा अगर बंद हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ पाएगी और ऑक्सीजन का बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं। पॉइंट को समझने की कोशिश करो भाई, जो प्रोसेस है वो पूरी रुक जाएगी। क्लियर? गैसेस का एक्सचेंज रुक जाएगा। और आपको पता है कि इन्हीं एक्सचेंज के कारण, आपको क्या पता है, इन्हीं एक्सचेंज के कारण, इसी स्टोमेटा के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वो भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलता है। भाई वाटर स्टोमेटा के जो छेद होते हैं, जो होल्स होते हैं, वहां तक पहुंचता है, फिर सनलाइट की प्रेजेंस में वो वाटर जो है वो वार्म होता है, और वार्म होकर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर फिर निकलता है। समझ में आया? अपना फेस चेंज करके निकलता है। इसलिए आपको पता है कि जब कोई सब्सटेंस अपना फेस चेंज करता है तो उसके लिए उसको एक एनर्जी लगती है जिसे कहते हैं लेटेंट हीट, या फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो होता यही है कि जब प्लांट से एवेपोरेशन होता है, वाटर का एवेपोरेशन होता है, तो एवेपोरेशन एक्चुअली ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस यही होती है। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या हुआ, वाटर स्टोमेटा पर आया, स्टोमेटा से सनलाइट की हीट, उससे वाटर वेपर बना, वाटर वेपर बनकर जब उड़ा तो वेपर बनने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी क्या करता है, वो हीट क्या करता है, वाटर आसपास के एटमॉस्फेयर से ले लेता है, तो आसपास का एटमॉस्फेयर हो जाता है ठंडा। इसलिए हमको प्लांट्स के नीचे ठंडक का एहसास होता है। मतलब अगर स्टोमेटा बंद हुए तो भाई साहब तीनों प्रोसेस इफेक्टिव होगी। कौन कौन सी? फोटोसिंथेसिस भी, रेस्पिरेशन भी और ट्रांसपिरेशन भी। समझ में आया? अगर मैं ट्रांसपिरेशन के लेवल पर समझाऊं, तो ट्रांसपिरेशन की एक सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन तो आपको पता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को आप समझिए एक डेफिनेशन के हिसाब से, हालांकि मैं आपको समझा चुका हूं। द वाटर इवेंचुअली इज रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर एट वेपर वाया प्लांट स्टोमेटा। या और सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में प्लांट से बाहर निकलता है स्टोमेटा से, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो अगर स्टोमेटा बंद हो गए किसी रीजन से बच्चों, तो क्या बाकी प्रोसेस
हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा आंसर जाता है क्या? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। गैसेस का एक्सचेंज रुक जाएगा, पहला। दूसरा, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो गैसेस का एक्सचेंज अपने आप रुक जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब आते हैं अगली क्वेश्चन पर, जो इस क्वेश्चन से के अलावा हम अगले क्वेश्चन पर लाते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन आइए, देखिए इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। इन ड्राई रीजन द लीफ साइज ऑफ अ ट्री, इन ड्राई रीजन the leaf size of a tree becomes smaller. It is so too. सूखे एरियाज में, डेजर्ट वाले एरिया में, रेगिस्तान वाले एरिया में जो लीव्स होती हैं उनका साइज छोटा हो जाता है। क्या रीजन हो सकता है? अब आपको समझ में आ गया। सर, लीफ में होते हैं स्टोमेटा और स्टोमेटा से वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर बाहर निकलता है वेपर के फॉर्म में। तो अगर लीफ का साइज छोटा हो गया तो स्टोमेटा भी छोटे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो पानी कम निकलेगा, और पानी कम निकलेगा तो रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। और पानी कम निकालना ही तो उन प्लांट्स का एडेप्टेशन है। समझ में आया भाई? स्टोमेटा छोटे तो प्लांट से वाटर कम निकलेगा, चूंकि वाटर कम निकलेगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, तो पानी बचेगा। ड्राई रीजन के प्लांट्स यही तो चाहते हैं कि पानी बचे। ड्राई रीजन के प्लांट्स यही तो चाहते हैं, यही तो एडेप्टेशन है। आप लोगों ने सुना होगा कभी, याद करो, ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो लो वाटर एरिया में सरवाइव करते हैं, जहां पर पानी बहुत कम मिलता है, और ये उनका एक बहुत अच्छा एडेप्टेशन होता है, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करना, जिससे एवेपोरेशन कम से कम हो। फंडा क्लियर? चलिए, डन। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा अगला क्वेश्चन। If we sprinkle common salt on an earthworm, it dies due to। ये क्वेश्चन पूछा है मैंने। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको सबमिट करना है मेरे कमेंट बॉक्स में, या अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो ये आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऑलरेडी पिछले क्लासेस में समझा चुका हूं। आपको बता चुका हूं कि किसी भी सेल पर सॉल्ट डालने से क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एक फंडा मैं आपको समझा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे सेंड करेंगे वीडियो देखने के बाद। क्लियर? चलिए, इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, कई बार नॉर्मल लेवल पर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग ग्रुप आइटम कंटेन्स बायोडिग्रेडेबल आइटम। बायोडिग्रेडेबल, पहली बात करते हैं हम, ये डिग्रेडेबल मतलब क्या होता है। भाई बायोडिग्रेडेबल तो हम समझ जाएंगे, अगर डिग्रेडेबल समझ में आएगा। डिग्रेडेबल मतलब होता है डिग्रेड होने वाला। डिग्रेड होने वाला मतलब सर, मतलब जो खत्म हो जाए, मतलब एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा आइटम जिसे कहते हैं जो नेचर में खत्म होता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो आज यहां पड़ा हुआ है तो यहां हमेशा पड़ा रहेगा। इसको एक कॉमन लैंग्वेज में समझो, साइंस की लैंग्वेज में नहीं, कॉमन लैंग्वेज में समझो। डिग्रेड हो जाना, खत्म हो जाना। तो ऐसे सब्सटेंस जो डिग्रेड हो जाते हैं उन्हें कहते हैं डिग्रेडेबल, जो नहीं होते उन्हें कहते हैं नॉन डिग्रेडेबल। समझ में आया? इसको आप एक प्रॉपर लेवल पर समझने की कोशिश करो। देखो, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो दो लेवल पर होते हैं। पहले डिग्रेडेबल, और दूसरे नॉन डिग्रेडेबल। क्लियर? डिग्रेडेबल मतलब जो डिग्रेड हो जाएंगे। अब वो डिग्रेड कैसे होते हैं? हो सकता है कि वो किसी बैक्टीरिया से, फंगस से, या एनिमल के थ्रू डिग्रेडेबल, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो। तो फंगस हो, बैक्टीरिया हो, तो हम उसे कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। भाई किसी बायोलॉजिकल तरीके से उसको डिग्रेड किया गया। और दूसरा होता है कीमोडिग्रेडेबल, कि किसी केमिकल के थ्रू से खत्म किया गया, जैसे आग में जला दिया। क्लियर? तो फायर एक्चुअली ऑक्सीजन से रिएक्शन ही है, फायर जो होता है वो ऑक्सीडेशन के लेवल पर चीज होती है। तो दोनों चीज हो सकती है, डिग्रेडेबल दोनों लेवल पर हो सकता है, बायो भी और कीमो भी। नॉन डिग्रेडेबल तो भाई नॉन डिग्रेडेबल है, वो तो डिग्रेड ही नहीं होंगे किसी भी तरीके से।
अब बायोडिग्रेडेबल में हम बात करें तो जैसे ये पेपर बायोडिग्रेडेबल है, आसानी से डिग्रेड किया जा सकता है। जैसे हम बात करें काऊ डंग, जैसे हम बात करें एनिमल बॉडी, जैसे हम बात करें जो बायोडिग्रेडेबल नए प्लास्टिक्स बनाए गए हैं, जैसे हम बात करें प्लास्टिक नहीं बच्चों याद रखना, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक नए बनाए गए हैं, जैसे हम बात करें सीवेज, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वो सीवेज के लेवल पर डिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। जो माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रोब्स उसको एज अ फूड यूज करते हैं और उसको डिग्रेड कर देते हैं। जैसे स्लॉटर हाउस में जो एनिमल के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आपने केला खाया, केले का छिलका फेंक दिया, ये बायोडिग्रेडेबल है। एंजाइम्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसे डिग्रेड कर देते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल वहां पर आता है। क्लियर? ऐसे कुछ केमिकल से डिग्रेड होने वाले भी है, कुछ कचरा होता है पायरोलिसिस के थ्रू उनको जलाकर डिग्रेड कर दिया जाता है। कुछ होते हैं नॉन डिग्रेडेबल। नॉन डिग्रेडेबल जैसे ग्लास, जैसे कर्टन्स, जैसे हम बात करें प्लास्टिक, दे आर नॉन डिग्रेडेबल। तो सर ये डिग्रेड नहीं होते मतलब दे आर पोल्यूटेंट, एक्चुअली ये पोल्यूशन बढ़ाते हैं। भाई ये अगर नेचर में आ गए, देखो डिग्रेडेबल कितने भी नेचर में जाए एक समय बाद खत्म हो जाएंगे, पर नॉन डिग्रेडेबल अगर ज्यादा आ गए नेचर में तो खत्म भी नहीं होंगे। तो फिर क्या कर सकते हैं? तो सर एक ही चीज कर सकते हैं फिर इनको, क्या कि इनको बनाए ही नहीं। अब ये जितने बन चुके हैं उनका क्या किया जाए? तो उसका एक सोल्यूशन है बच्चों। क्या इसका सोल्यूशन है? रिसाइकल। आपने ग्लास बनाया, कांच बनाया, वो कांच अब किसी का टूटा तो उसने वो बेच दिया, आप उस कांच को पिघला के फिर से नया कांच बना लो, नए तरीके का। कई बार प्लास्टिक के खिलौने ऐसे ही बनाए जाते हैं, तो रिसाइकेबल होते हैं। तो नॉन डिग्रेडेबल है, नेचर को खराब करेगा, लेकिन उसको रिसाइकल कर लिया तो वो नेचर को थोड़ा सा बचा सकता है। रिसाइकल कर लिया, रीयूज कर लिया, रिप्रोड्यूस कर लिया, ये किया जा सकता है। पर कुछ तो ऐसे होते हैं उनको रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ मशीन्स होती हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं। ओके, आप लोगों ने कभी सुना होगा ई वेस्ट। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है, भाई कंप्यूटर खराब हो गया फेंक दिया, अब वो कंप्यूटर की चिप, कंप्यूटर में लगने वाले जो प्लास्टिक जो यूज किया मॉनिटर में, अब वो मॉनिटर यूज ही नहीं होना, क्योंकि अब तो एलईडी एलसीडी के लेवल पे चीजें यूज हो रही हैं, तो वो हो जाता है वेस्ट। ई वेस्ट कहते हैं उसे। वो तो रिसाइकल भी नहीं हो पाते, ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल लेवल पर, तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो बायोडिग्रेडेबल करें तो पेपर, ग्लास, तो भैया ग्लास नहीं है। वुड, फ्लावर, आयरन स्क्रैप, तो आयरन स्क्रैप नहीं है। सीवेज, प्लास्टिक, लेदर, तो प्लास्टिक नहीं है। काउडंग, पैडी हस्क, वेजिटेबल वेस्ट। काउडंग गाय का गोबर, पैडी हस्क जो चावल के ऊपर का जो हस्क होता है वो, और वेजिटेबल जो खाने की सब्जियां, हमने सब्जी काटी और छिलका उसका फेंक दिया, ये वेजिटेबल वेस्ट होता है। दे आर बायोडिग्रेडेबल। समझ में आया? तो देखो जो आइटम्स होते हैं वो दो टाइप के, डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल जो खत्म हो सकते हैं नेचर में, वो बायोलॉजिकली हो चाहे केमिकली हो। नॉन डिग्रेडेबल, ये नॉन डिग्रेड रहेंगे, इनको या तो खत्म करना है तो खत्म करने की प्रोसेस नहीं है, तो इससे बचाना है नेचर को, तो फिर एक प्रोसेस है, क्या? रिसाइकल, रीयूज, रिप्रोड्यूस। 3R सिस्टम होता है। आपने कभी ना कुछ किताबों पर ऐसा साइन देखा होगा, कभी ऐसा साइन देखना आप, ये इसका मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट रिसाइकल करके बनाया गया है। कई बार आप क्लासमेट की कॉपी अगर यूज कर रहे हैं तो क्लासमेट की कॉपी के पीछे आप देखिएगा, आपको ऐसा साइन मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा कर्व लेवल पर हो, आपको ऐसा साइन मिलेगा। ये रिसाइकल का साइन होता है कि उस प्रोडक्ट को रिसाइकल करके बनाया गया है। क्लियर? चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चन के लेवल पर हमने चीजों को सॉल्व किया। अब हमारा ओके बच्चों, तो यहां पर हम अपने क्लास को यहां पर ब्रेक ले रहे हैं, हम अपनी क्लास को यहां पर लीव कर रहे हैं। अगली क्लास हम फिर से नए कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे। नए क्वेश्चन, उन क्वेश्चन से हम नए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और उन कंसेप्ट के थ्रू फिर हम उनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो इस क्लास को यहां पर ब्रेक करते हैं, अगला क्लास मिलते हैं इसके